श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस्ट, आज एक बार फिर से अपने विशेष मेहमान के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि छोड़ बाहर को मन को देख, छोड़ बाहर को मन को देख, भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। साथियों, पिछली बार के विषय को आगे बढ़ाते हुए हमने भीतरी व्यक्तित्व की बात करनी शुरू की थी और इस पर बात चल रही थी कि हम अपनी मेंटल ग्रोथ को किस तरह से मेंटेन करें ताकि पूरा जीवन हम एक बैलेंस जीवन जी के यहाँ से आगे की तरफ रवाना हो। हमारे साथ पिछली बार भी मैडम साथ थी और इस विषय पर बातचीत होती रही कि हमने भीतरी व्यक्तित्व को कैसे निखारना है, कैसे उसमें ऐसे रंग भरने हैं कि इस जीवन को भी जीते रहें और साथ साथ भीतरी इम्प्रूवमेंट भी चलती रहे। आज हम इनके साथ शुरुआत करेंगे उस बचपन से जहाँ से इसकी फॉर्मेशन होती है, जहाँ से शुरुआत होती है। आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहूँगा कि आज के विषय के बारे में थोड़ी आप रूपरेखा बताएं ताकि हमारे श्रोताओं को समझने में आसानी रहे। जी, so thank you once again for inviting me here, sir. And आज का जो हमारा विषय है, हम डिफरेंट एज ग्रुप्स पे फोकस करना चाहते हैं। जैसा कि हमने हमारे लास्ट एपिसोड में आपसे कहा था कि हम अब जब फोकस करेंगे तो वो बच्चों के ऊपर फोकस करेंगे। सो चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन एंड यूथ पे बात करेंगे आज। किस एज तक ले रहे हैं हम बच्चों? हाँ जी। सो क्योंकि वो मेंटल हेल्थ की हम एक डिस्कशन कर रहे हैं तो देखिए, जेनेटिकल अगर किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर है तो वो इनिशियल एज में काफ़ी हद तक पता चल जाता है। और हम अपने प्रोग्राम में किसी भी तरीके के टेक्निकल डिस्कशंस पे नहीं जा रहे हैं। हम मेंटल हेल्थ इन में जनरल, हाँ जी, सो क्रिएटिविटी कैसे हेल्प कर सकती है, किस तरीके के सिनेरियोज हो सकते हैं, किस तरीके के केसेस हमारे पास आते हैं और हम काउंसलिंग करते हैं, उन सब से जो हमारी लर्निंग्स निकल कर आती हैं वो हम एक कॉमन ऑडियंस के साथ एक बहुत सिंपल तरीके में शेयर करना चाहते हैं। सो एज ग्रुप आज जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ 3 years to 7 years, 8 years to 12 years एंड 13 years to 18 years। ओके। ये 3 एज ग्रुप के डिफरेंट चैलेंजेस उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके अपब्रिंगिंग में किस तरह से एक पेरेंट को, एक टीचर को और रिलेटिव्स को, फैमिली को कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए जिससे कि एक अच्छी मेंटल हेल्थ, जैसे हम बात कर रहे हैं ना। सो मेंटल हेल्थ सिर्फ किसी भी डिसऑर्डर का ना होना इज़ नॉट एवरीथिंग, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ होना, इमोशनल बैलेंस होना और एक ऐसा व्यवहार डेली रूटीन में एक व्यक्ति का होना जिसमें कि उसकी डिसीजन लेने की क्षमता, उसका व्यवहार, उसके रिलेशनशिप्स, इन सारी चीज़ों को अगर वो एक अच्छे तरीके से जी पा रहा है तो मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि उसकी इमोशनल हेल्थ और उसकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो बैलेंस्ड है। यस। आप मैडम जो बात कह रही हैं, मैं इस तरह से स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो इसका मतलब हम ये नहीं लेते कि वो हेल्दी है। जी।
हेल्दी होने के लिए एक तो बीमारी का ना होना, प्लस उसका सकारात्मक रूप से जीवन और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करना जो है, जी, वो एक नॉर्मल लाइफ कहलाता है। डेफिनेटली, तो डेफिनेटली। जो बात आप कह रहे हैं, ये अप टू एडोलेसेंट चिल्ड्रन के लिए हम जिक्र करने जा रहे हैं, जी, जिसमें इस बात पर बात नहीं होगी कि उनमें क्या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या डिफेक्ट रह जाते हैं। ये बात डिस्कस होगी कि किन हेल्दी तरीकों से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जी, जीते हैं। उसमें माँ बाप का रोल क्या है, साथियों का रोल क्या है, आसपास के पूरे वातावरण का क्या रोल है, जी, इसके बारे में आपसे हम बात करेंगे। डेफिनेटली। जी। सो मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो 3 साल से 7 साल के जो बच्चे हैं ना, यस, ये एक ऐसा क्रिटिकल फेज़ है, क्योंकि हमें ना रूट्स में ही चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। जब तक वो ट्री की फॉर्मेशन हो जाती है ना, अब वहाँ इजी। जा हाँ, अब चीज़ों को करेक्ट करना आसान नहीं है। यस, इसीलिए हमें शुरुआत उसी जगह से करनी चाहिए जहाँ से उनकी लाइफ एक शेप ले रही है। यस, सो 3 साल से 7 साल के बच्चों के जो इश्यूज होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनको ना एक अबैंडनमेंट इश्यूज जो होते हैं बच्चों के अंदर आते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि अभी उनका एक सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जो एज है ना, ये एक बहुत ही एक ऐसी क्रिटिकल, जहाँ उनके इमोशंस अभी फॉर्म हो रहे हैं, जहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ वो इमीडिएट फैमिली के अंदर अभी उनको कैसे अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होना है, जो घर के ग्रैंड पेरेंट्स अगर वो साथ में रहते हैं या जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है उनके साथ। अब वो फेज आता है धीरे धीरे जहाँ वो प्री स्कूल में जाते हैं या फिर एक प्रॉपर स्कूल में जाना शुरू करते हैं। जी, उस सोसाइटी को जिनको वहाँ पे पहला स्टेप वो रख रहे हैं, उस पहले स्टेप में जाने से पहले आपने कई बच्चों को देखा होगा कि बहुत रोते हैं, यस, है ना। Yes. पेरेंट्स उनको जब उनको डे केयर में छोड़ने के लिए जाते हैं, और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया और मैंने अपने ऑडियंस के साथ भी कई बार शेयर करा इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, कि मैंने कई ऐसे बच्चों के साथ, यूथ के साथ, हमारे एडोलेसेंट्स के साथ मैं इंटरेक्शन करती हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, तो मेरे को एक चीज़ ये बहुत क्लियरली समझ में आती है कि जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब मैंने उनके साथ बात की तो किसी ने बहुत बड़े अपने एक बड़े मासूमियत के साथ मुझे ये बोला कि डे केयर जाना इज़ अ पनिशमेंट। आप सोच के देखिए उस बच्चे की मन की स्थिति क्या होगी जिसको ये लगता है कि डे केयर जाना एक पनिशमेंट है। यस, तो मैं ये सबसे पहले ये समझाना चाहती हूँ उन पेरेंट्स को, आई अंडरस्टैंड कि हम सबके लाइफ में इतने चैलेंजेस ऑलरेडी हैं कि डे केयर एक, हमें लगता है एक सॉल्यूशन है हमारे लिए। यस, तो उस सॉल्यूशन को डेफिनेटली हम एक्सेप्ट करें और उसको यूज़ करें, हाँ, लेकिन उस तरीके से यूज़ करें कि उस बच्चे को वो पनिशमेंट ना लगे। यस, हो सकता है मदर को, फादर को या घर के किसी भी फैमिली मेंबर को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उस बच्चे को देने की ज़रूरत है कि वो वहाँ एडजस्ट हो जाए। उसको ये ना लगे कि मुझे उठा के यहाँ पे फेंक दिया गया है और अब मैं यहाँ कैसे इन लोगों के बीच में और इन सब चीज़ों के बीच में, और सबके बेशक वहाँ टॉयज़ हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ बहुत अच्छी टीचर्स हैं, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, वेरी नाइस हैप्पी हेल्दी एनवायरनमेंट उसको ऑफर किया जा रहा है। लेकिन जितना कुछ उसको ऑफर किया जा रहा है, उसकी रिसेप्टिवनेस उस बच्चे में कैसी है, यस, कैसी नहीं है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसको वो रिसेप्टिवनेस नहीं आ रही, अगर वो सेफ एनवायरनमेंट उस बच्चे को नहीं लग रहा है, अभी उसको एडजस्टमेंट, क्यों कुछ बच्चों को बहुत टाइम लगता है, और कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे जो अपने घर से भाग के वहाँ पहुँचने में खुश थे। यस, क्यों? क्योंकि उनके घर में शायद वो एनवायरनमेंट नहीं था जो एनवायरनमेंट उनको वहाँ मिल रहा था। यस, तो कुछ भी चीज़ ऐसा एक फॉर्मूला नहीं है जिस एक फॉर्मूले को करने से आप कहें जी सारे बच्चों पे ये अप्लाई हो जाएगा, नहीं। रादर मैं ये महसूस करता हूँ कि इस चेंज में पेरेंट्स को अवेयर होकर ये भी समझना चाहिए कि कौन सी बात के कारण बच्चा जो है वो घर छोड़ने पे राजी नहीं है, हाँ, और कौन सी ऐसी बात है जिसमें उसको घर छोड़ के उस
एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा खुश है, ज़्यादा खुश है, डेफिनेटली। उसकी अडेप्टेबिलिटी कैसे हो रही है, हाँ, किन कारणों से वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है और कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो अनकंफर्टेबल जी। है। सो कई बारी क्या होता है, एक तो होता है बेसिक पर्सनैलिटी। तो बेसिक पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। सो पहले सबसे पहले प्लीज़ अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए कि वो बच्चा जाता है तो वो तो रोता नहीं है, और ये जाता है तो वो यस, रोता है या जाती यस, है, तो ये सब चीज़ें प्लीज़ इनको साइड में रखिए सबसे पहले। यस, यस, सेकेंड थिंग इज़ कि आप अपने बच्चे से जितना ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली, मैं एक केस यहाँ पर ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, बहुत छोटे बच्चों का, जो मैंने देखा था, और वो बाद में चीज़ें डिफरेंट तरीके से हमने हैंडल भी करी और एक ब्रिजिंग भी करी उनके बीच में। लेकिन बहुत ज़्यादा देखिए, जब डैमेज बहुत बढ़ जाता है ना, तो उन चीज़ों को वापस लाना मैजिकली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मेरा ये शो करने का और आप लोगों से बात करने का और शेयर करने का एक रीज़न बहुत बड़ा ये भी है कि समय रहते ही चीज़ों को संभाल लीजिए। यस, उसके बाद उनके जो इम्पैक्ट हो चुके होते हैं ना, वो रिवर्स हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और पूरी तरह हो पाएंगे, बहुत मुश्किल है इस चीज़ को वापस लेकर आना। तो एक एक्सपीरियंस रहा, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, जब वो अपने पेरेंट्स के नंबर डायल करना सीखते हैं, ये वाला जो एज है ना, उसमें एंजॉय कीजिए उस एज को उनके साथ में, जहाँ वो नंबर डायल करना सीख रहे हैं। सिखाइए उनको अपना नंबर, और ये मत सोचिए कि अगर वो फ़ोन कर रहे हैं आपके ऑफिस में, आप बिज़ी हैं, बिकॉज जिस केस की मैं बात कर रही हूँ उसमें ये एक इशू रहा कि जो फादर थे, उनका शायद थोड़ा वर्क लाइफ थोड़ा प्रेशराइज्ड वाला एक एनवायरनमेंट था। तो बच्चे जब उनको कॉल करते थे तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाते थे, Yes. और वो घर आके भी उन बच्चों को बहुत डांटते थे इस बात के लिए कि मैं ऑफिस में तुम्हारे फ़ोन कॉल्स अटेंड करने के लिए नहीं जाता हूँ, तो ये ना करो। स्टॉप किया उनको बेसिकली। अब उन बच्चों के अंदर जो एक हैप्पीनेस थी, जो वो सीख रहे थ्रिल थे, था है ना, वो। एक थ्रिल था उस फादर से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनके लिए वो उस घर के अंदर, उस जोन के अंदर हैं। उनको नहीं पता कि वो एनवायरनमेंट ऑफिस का कैसा होता है, उनको बच्चों को नहीं मालूम। लेकिन उनके लिए उस अपने पेरेंट्स से बात करना अपने दिन के अंदर, वो प्री स्कूल से आए या अपने नॉर्मल स्कूल से आए और आगे बात करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक बैरियर क्रिएट कर दिया उन बच्चों के लिए। और कई सालों के बाद ये सिचुएशन आई जहाँ पर वो बच्चे अपने फादर के साथ अब नहीं रहते हैं, तो उन फादर को अब ये एक शिकायत थी कि मुझे फ़ोन क्यों नहीं करते। तो उन बच्चों का आंसर था कि हमें कभी आदत ही नहीं हुई कॉल करने की, Yes. क्योंकि कभी किया ही नहीं। Yes. तो अब उस गैप को ब्रिज करना बहुत मुश्किल है। Yes. कोशिश की जा सकती है एक दूसरे के बीच में चीज़ों को बेहतर करने की, लेकिन ऐसी सिचुएशन ही क्यों आए। एक और सिचुएशन मैं आपसे शेयर करूंगी, बिकॉज ये मैं केसेस हमने इसमें देखे। एक बात ऐड करना जी। चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। मैं ये समझता हूँ कि फादर हो या मदर मदर हो, जब वो स्वयं को उस छोटे बच्चे के स्थान पर अपने को रख के फिर इवेल्युएट करते हैं, तो वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझते हैं जी। और बच्चों को समझा सकते हैं। एग्जैक्टली। और बच्चे समझते समझते हैं, हैं। बड़ों से, एडल्ट से ज़्यादा जल्दी यस, बच्चे समझते हैं। यस, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से समझाते हैं। एग्जैक्टली, कोई सिनेरियो अगर आप उनको समझाएंगे ना, यस, यकीन मानिए, एक बड़े व्यक्ति के अंदर फिर भी 50 तरीके के क्वेश्चंस होंगे, कंसर्न्स होंगे, लॉजिक चलेगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन एक छोटे बच्चे को जब आप चीज़ समझाएंगे ना, वो ज़्यादा कंफर्टेबली उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि Yes. अभी अभी अडॉप्टेबिलिटी जो है ना उनकी, Yes. वो एक बहुत अच्छे एक अभी मोड अभी पे होती हाँ है मोड पर और है, आप उनको ढाल सकते हैं। राइट, सो राइट, बजाय उनको स्टॉप करने के, स्नप करने के, किसी Yes. भी तरीके से उनको शट करने के, क्योंकि अभी वो अपना दिल खोल रहे हैं, Yes. कोशिश कर रहे हैं अपना एक एनवायरनमेंट बनाने की, अपनी एक रिलेशनशिप बनाने की, वहाँ उनको किसी भी तरीके से ना सुनिए। Exactly. बिकॉज जब तक वो आपसे बात कर रहा है या कर रही है आपका बच्चा, जिस दिन उसने उस चीज़ को विड्रॉ कर लिया ना, बहुत मुश्किल से वो चीज़ें वापस ओपन होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, जस्ट कीप दिस इन माइंड। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए निष्कर्षतः मैं फिर वही बात रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर पेरेंट्स में कोई भी मेंबर अपने आप को बच्चों की स्थिति में डाल देता है, definitely. तो
तो डेफिनेटली वो उनको अच्छे से समझा सकता है और उसका इम्पैक्ट भी बेटर है। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है कि उस बच्चे का दिन कैसा बीता, हो सकता है उसका अभी वो स्टेज है जहाँ पर वो 3-4 घंटे के लिए ही जाते हैं, Yes. लेकिन उस 3-4 घंटे के अलग वो अलग दुनिया है उनके लिए। उस अलग दुनिया में आज उनके साथ क्या हुआ, वो इतनी एक्साइटमेंट के साथ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। Right. सुन लीजिए, यस सुन लीजिए। और अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जो कि उनको लग रहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं थे उस सिचुएशन के अंदर और वो डर गए हैं, मान लीजिए, डरने के बाद घर आके शायद आप पहले पर्सन है जिसको उसने फ़ोन किया होगा, और अगर आपने उसको शट डाउन किया तो वो जो डर है ना वो उसके अंदर ही चला गया। लेकिन अगर वो इंटरेक्शन में आता, अगर वो बात में निकलता, तो इमोशंस जो डिस्टर्ब हुए ना वो सही तरीके से चैनल हो जाते। यस और आप सही तरीके से अगर उसको हैंडल करते तो उसका जो कंफर्ट जोन है ना और जो ट्रस्ट है यस वो आपके साथ डेवलप हो जाता है। सो ये छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ें, क्योंकि यही बच्चे, क्यों आज हम इस बात पे बात कर रहे हैं, बिकॉज यही बच्चे आने वाले समय में एक टॉक्सिक बॉस हो सकते हैं, एक टॉक्सिक लीडर हो सकते हैं, एक स्प्लिट पर्सनालिटी हो सकते हैं, ठीक बात, एक ऐसा मैरिज पार्टनर हो सकते हैं जिसके साथ में जीना बहुत मुश्किल हो जाए शायद किसी नॉर्मल इंसान के लिए, सॉर्ट ऑफ नेगिंग। एग्जैक्टली। तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर रूट्स में ही अगर हम संभाल लेते हैं ना, नर्चर कर लेते हैं उस बच्चे को, तो ये जो प्रॉब्लम्स हम बाद में जाके हम वर्क प्लेस में देखते हैं, हम रिलेशनशिप्स में देखते हैं, हम ऐसे यंगस्टर्स को देखते हैं जो मिसगाइडेड हैं, जो मिसलेड है। क्यों वो सिचुएशन आई? बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो रह गया ना। यस। तो श्रोताओं, आप बात को समझने का प्रयास करिए कि बड़े होकर जो हमारे व्यक्तित्व में गांठें पड़ जाती हैं, उन गांठों की शुरुआत कहाँ से होती है मैडम, उनको बहुत सिलसिले वाइज बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप इन पर चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत एक्यूट ऑब्जर्वेशंस के बाद ये बातें कही जा रही हैं, और ये बातें कहने का पर्पज़ ये है कि हम अपने बच्चों के व्यक्तित्व का प्रॉपर विकास करें और उनको समझने का सामर्थ्य पैदा करें। बिल्कुल जी। नेक्स्ट जो हमारा एज ग्रुप है जो हमने बात करी वो 8 साल से 12 साल के बच्चों के बारे में है। जी। अभी आपने ये समझा कि वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना एक न्यू वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं और अपनी एक सोशल एंग्जाइटी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज जो 8 से 12 साल के बच्चों का आप देखेंगे, उनके बिहेवियर में किस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वो अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, अपने जेंडर के साथ उसको कनेक्ट करके अपनी एक एक्चुअल पहचान जो है ना, अब उससे वो जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, या मैं मेल या फीमेल दोनों से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो फेज है ना वो एडोलेसेंट एज, जहाँ बॉडी थोड़ा डेवलप हो रही है, जहाँ उनके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, जहाँ उनके बॉडी पार्ट्स उनको समझ में आ रहे हैं। अब वो एक फेज ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पेरेंट्स के लिए स्पेशली कि अब वो उनको समझे। सेकेंडली, उनका अब जो सोसाइटल इंटरेक्शन है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, उनके पीयर्स के साथ में उनका इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि उनकी एज ग्रुप में वो डिस्कशन होते हैं कि मेरे बॉडी में या मेरी लाइफ में इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, तो सामने वाले के साथ में क्या वही चेंजेस आ रहे हैं या कुछ डिफरेंट है। तो ये जो एज ग्रुप है ना, ये बहुत एक ऐसा स्टेज है जहां पर वो आपसे, अगर उसको सही एनवायरनमेंट मिल रहा है, अगर उसको सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो आपसे ऐसी चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो शायद वो ओपन अप नहीं करेंगे अगर आपने उनको वो स्पेस नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं, और इस एज में अगर वो विड्रॉ हुए तो ये बात बहुत मुश्किल है उनसे वापस, कहते हैं ना, एक कनेक्शन बना पाना दोबारा से। बिकॉज ये टाइम ऐसा आता है जहाँ बच्चों को लगता है कि अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ और मुझे अब वो ना थोड़ा डिस्टेंस आने लग जाता है। और उनके साथ ही साथ में
एक ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो रही होती है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट उनके बाहर आ रहे होते हैं। उस इंटरेस्ट को आप नर्चर कीजिए, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ ऐसी है जो उसको हैप्पीनेस दे रही है, क्या चीज़ ऐसी है जो उसकी पर्सनालिटी में एक अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रही है, क्या ऐसा सर्कल उसके आसपास क्रिएट हो रहा है जो उसके लिए बहुत कहते हैं यूजफुल हो सकता है। एक अच्छी संगत जिसे हम कहते हैं, Yes. क्या सच में वो हो रही है, या फिर उनके टीचर्स के साथ में भी उनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अब आप उनकी पढ़ाई को जब आप नोटिस करेंगे तो वहाँ भी आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि उस बच्चे का इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, किस तरीके के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो है Yes. स्कूल में या किसी भी तरीके से उसको वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंटरेस्ट दे रही हैं, क्या वो खुल के एक पब्लिक पर्सन बन पा रहा है। Yes. ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको इस एज ग्रुप में बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए मैम, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर that at this particular age, when I started getting recognition in my school by giving good speech, it so clicked in my mind that throughout my life, जी that art of speaking, it became my strength. हाँ जी I always try to improve in that, because once the importance was given to me in that particular period, and that really lasted long in my career. So this is how I analyze the career of anybody and everybody, कि अगर आपके पेरेंट्स आपको आइडेंटिफाई कर दे, बिल्कुल, और बिल्कुल। आजकल करते हैं, बिल्कुल। मैंने देखा है कि अक्सर फादर या मदर बच्चे की सिंगिंग को, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को, इस तरह की चीज़ों को जब बढ़ावा देते हैं तो बच्चे भी अपने आप को वेल रिकॉग्नाइज, वेल बिल्कुल, उनका सेटिस्फाइड एफर्ट उसी हिसाब से ना आपने उनकी एनर्जी को एक्चुअली में एक सही रास्ते पे चैनलाइज रास्ते कर पे दिया, दे एक दिया, अच्छा yes. फ्लो उनको दे दिया Exactly. जिसकी उनको ज़रूरत थी। और Yes. यहीं अगर आपने किसी भी वजह से उनको रोक दिया, यस, हो सकता है कि कई ऐसे बच्चे हों जिनके शायद पेरेंट्स उतने सक्षम नहीं हैं, उतने फाइनेंशियली शायद पॉसिबल नहीं है उनके लिए बहुत चीज़ें कर पाना, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप उसे रोकिए मत। आपकी जितनी कैपेसिटी है, आप उतनी कैपेसिटी में उसको सपोर्ट कीजिए। अपनी तरफ से आपको ये भाव रखना चाहिए कि ये मेरी कैपेसिटी है, एंड बी क्लियर यस, कि ये मेरी कैपेसिटी है और ये मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। चलो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिना ज़्यादा फाइनेंसेस स्पेंड करे भी पॉसिबल हो जाती हैं, उनको भी एक्सप्लोर कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। एग्जैक्टली, तो अगर कोई ऐसा टैलेंट उस बच्चे में है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको थोड़ा सा नर्चर अगर किया जाएगा ना, वो अपने आप उभर के आ जाएगा। और ऐसे आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्री हैं, यूट्यूब है या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से लेसन्स एक किसी भी स्किल को सीखने के लिए मिल जाते हैं। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। आप साथ में बैठिए, इंटरेस्ट लीजिए उस सोशल मीडिया के वर्ल्ड में या उस इंटरनेट के वर्ल्ड में, उनको अकेला मत छोड़िए। ये एक क्रिटिकल एज है जहाँ पर प्लस एंड माइनस दोनों ही चीज़ें जो है ना बहुत जल्दी उनकी लाइफ में आ जाती हैं। श्रोताओं, जैसा कि अभी मैडम ने आपको स्पष्ट किया है, हमारा मकसद बातचीत करने का भी यही है कि हम आपके जहन में इस तरह से जो भी कोई अड़चनें, जो भी कोई रुकावटें आपके बच्चे की पर्सनैलिटी में महसूस हो रही हैं और आप उनको ओवरकम नहीं कर पा रही, और आप हमें व्यक्त करें, हम अपने अगले सेशन में उसको आपसे शेयर करना चाहेंगे, उसका निवारण बताएंगे। और अगर आप सीधे भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कृपया आप अपना फ़ोन नंबर हमसे शेयर करें, हम बातचीत करते हुए आपका व्यू पॉइंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी। तो अभी आज हम
छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, हम इससे अगली स्टेज के बारे में बात करें। जी। जी। सो नेक्स्ट एज ग्रुप जैसा हमने बताया कि 13 इयर्स से लेके 18 इयर्स की Yes. जो एक एज ग्रुप है, वेरी क्रूशियल। बिल्कुल। जी। अभी ये जो एज ग्रुप है, अब इसमें आ गया उनका टीन एज का टाइम, जहाँ चेंजेस क्या आ रहे हैं। सबसे पहले मेरी आइडेंटिटी, क्योंकि अभी वो उस आइडेंटिटी से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके कनेक्ट हो रहे थे। अब उस आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना, वो अंदर से एक फोर्स है जो आ रहा है इस समय, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर। उनको अगर आप गाइड कर रहे हैं, अगर आप किसी तरीके से उनको कोई चीज़ के लिए रोक रहे हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन और ऑब्स्टिकल्स की तरीके से उनको समझ में आता है। अब जो उनका ब्रेन, जो उनका माइंड जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उनके इमोशंस जिस तरीके से बाहर आ रहे हैं, ये एक एज ग्रुप है जहाँ पर उनको एक लव, एक रोमांटिकली एक पार्टनर के साथ कहीं कनेक्ट नज़र आ रहा है, या यू नो इट्स लाइक टू अर्ली। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या वो आपके साथ हर चीज़ डिस्कस कर पा रहे हैं? यस। उनके गोल्स, उनके एम्बिशंस, करना क्या चाहते हैं, और उनके फ्रेंड्स, किस तरीके के दोस्त उनके साथ में हैं, किस तरीके के इंटरेस्ट जो उन्होंने शुरू किए थे, क्या उन इंटरेस्ट में कुछ चेंजेस आ चुके हैं, क्या वो इंटरेस्ट का चेंज आपके साथ खुल के बता सकते हैं, या फिर यही वो एज है जहाँ पर कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस यस। जो है वो उनको मिलते हैं, मेंटल कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी चीज़ें, क्या वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं क्लियरली, यस, या उनके फ्रेंड्स के साथ भी उनके झगड़े होते हैं, राइट, या कॉर्डियल हार्मनी के साथ में वो चलते हैं। Yes. ये चीज़ों को अगर आप नोटिस करोगे ना इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, यस, तो आप उनको एक राइट डायरेक्शन दे सकते हो, उनको Right. समझा सकते हो, क्योंकि अट्रैक्शन अब एक आउटर वर्ल्ड की तरफ ना अब ज़्यादा है। राइट, और ये जो एज आ रही है 18 इयर्स तक की, जहाँ पर उनको एक यूनिवर्सिटी में अब एंटर हो रहे हैं, स्कूल से निकलते निकलते अब जो एंटर होने का फेज़ आया है यूनिवर्सिटी में, यहाँ उनके ऊपर ना कि सिर्फ एकेडमिक प्रेशर्स हैं। अभी तक जो बच्चे थे उनके ऊपर आपने देखा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एकेडमिक प्रेशर्स, एक सेफ एनवायरनमेंट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें थी। अब एक नया एक पैरामीटर ऐड हो गया उनके ऊपर, क्या, जहाँ पर पेरेंट्स गलती करते हैं। खासकर हमारे डिफरेंट सोशल सर्कल्स के अंदर हमारा एक अपना एज अ पेरेंट हमने एक लेवल जिसको हम बोलते हैं बनाया है, एक ऑरा बनाया है, एक रेपुटेशन बनाई है। अब उन बच्चों के ऊपर ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई मेरे लेवल के हिसाब से आई एम सो एंड सो एंड माई चाइल्ड शुड डू दिस एंड दिस, शुड गेट एडमिशन इन दिस एंड दिस, प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम है इस समय, वो 12th के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रेशर बना हुआ है। राइट, बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, और हम एज अ पेरेंट कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, राइट, और बीपी हमारा हाई हो जाता है या लो हो जाता है। यस, लेकिन प्लीज़ कहना मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस समय उन बच्चों के साथ में ना जितना पोलाइट और जितना प्यार से और जितना अच्छे से आप उनको हैंडल कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि वो बच्चा आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, उसके मार्क्स सेकेंडरी हैं। जब भी कभी आपके मन में इस तरीके का एक प्रश्न उठे, या आपको ऐसा फील हो जाए कि पता नहीं हम किसी को क्या बताएंगे, सो वहाँ सबसे पहले थोड़ा सा पॉज लीजिए और ये सोच लीजिए कि क्या ज़रूरी है, कौन ज़रूरी है। वो बच्चा आपकी लाइफ में ज़रूरी है, या दुनिया, या लोग, या समाज, या रिश्तेदार। आप अगर उस बच्चे के साथ में ये कह के खड़े हैं ना कि कुछ भी हो जाए मैं हूँ, तो यकीन मानिए वो चीज़ें कर सकता है आपका बच्चा जो आपने शायद सोची नहीं होंगी। राइट, तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेड। बिल्कुल, आप वो कॉन्फिडेंस दीजिए, आप उसको वो प्लेटफॉर्म दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या मार्क्स। मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके के एक्सपीरियंसेस देखे, और हम सब ने देखे, जो बैक बेंचर्स थे वो आज ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो किसी ने शायद सोचा नहीं होगा, और जो 99.9% मार्क्स लेके बैठे हुए थे वो शायद किसी ऐसी जगह, ऐसी पोजीशन पे जाके स्टक हो गए, जो बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। तो कोई क्राइटेरिया, कोई ब्रैकेट, कोई पैरामीटर, अगेन मैं कहूँगी, ना तो हैप्पीनेस का है ना सक्सेस का है। राइट, हर इंसान की, हर बच्चे की अपनी एक जर्नी है, उसका एक डिफाइंड वे है जिसको वो मानेगा कि ये मेरी सक्सेस है। राइट, अकम्पलिशमेंट्स
आप कितनी भी कर लीजिए, उनका कोई एंड नहीं है, लेकिन आपका बॉन्ड हैप्पी, हेल्दी, एक इमोशन बैलेंस के साथ में अगर आपके और आपके बच्चे के बीच में अगर बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो आपने वाकई में एक ऐसी चीज़ अकम्प्लिश करी है जो किसी भी तरीके से ना तो खरीदी जा सकती है और ना अचीव की जा सकती है। उसके लिए एफर्ट किए जा सकते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। राइट मैडम शैलजा, मैंने अक्सर ये देखा है, आई एम टॉकिंग on the basis of my own experience as well as on the experiences of my family children, that normally parents are concerned regarding the academic achievement only. They won't appreciate the overall personality and Definitely. blooming of the child. जी, पेरेंट्स को चाहिए कि सिर्फ उसके मार्क्स ना देखें, वो ये भी देखें कि बाकी सब चीज़ों में, जहाँ तक गेम्स हैं, जहाँ तक ग्रुप में बैठ के अपनी बात को रखना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, बिल्कुल। क्या इन सब चीज़ों में भी उसकी ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपरली है। हो रही है या नहीं हो एग्जैक्टली, रही? बहुत इम्पोर्टेंट है सर। तो यही बातें आप देखें आगे चलकर इवन आईएएस या स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में मैटर करती हैं जी। कि आप अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी की ग्रोथ में कैसे आपने क्या किया क्या है किया। और आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे दो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहती हूँ हमारे लिसनर्स से, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना। जी वन इज ADHD और दूसरा लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने टच नहीं किया इस पूरे ओवरऑल डिस्कशन में। सो कई बच्चे, जैसे बहुत सिंपल भाषा में बताएंगे तो ये कि कई बच्चे ऐसे जो ना उनका फोकस टाइम स्पैन जो है ना किसी भी चीज़ के लिए वो बहुत छोटा है। यस तो लोग क्या बोलते हैं कि ये एक जगह पे टिकता या नहीं है या टिकती नहीं है, अभी ये करेंगे अभी ये करेंगे, तो वो ADHD का कहीं उनका एक एक इम्पैक्ट उनके ऊपर होता है। दूसरा, लर्निंग डिसेबिलिटीज कई बच्चों में देखी जाती हैं जो इजीली किसी चीज़ को लर्न नहीं कर पाते हैं। या अब पेरेंट्स जो है ना वो उस बात को ना पकड़ के बच्चे के सामने ही बोलना शुरू कर देते हैं स्टक हो जाते कि ये तो ADHD का इशू हो गया जी बच्चे में, और ये तो लर्निंग डिसेबिलिटी का कोई सिचुएशन निकल आया। अब वो स्कूल के साथ डिस्कशन हो रहे हैं, सारी चीज़ें उस बच्चे को समझ में आ रही हैं कि ये सब चीज़ें Yes, हो रही हैं। हाँ। प्लीज़ एज अ पेरेंट इस तरीके का डैमेज अपने बच्चे पे मत कीजिए। अगर उसके अंदर किसी भी चीज़ को लर्न करने की स्पीड थोड़ी स्लो है, इट्स ओके। आइडेंटिफाई कि कौन से एरिया में वो ज़्यादा बेहतर है बहुत सारे बच्चों से, एंड गारंटी इस चीज़ की कि कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा। और वही जो सर ने अभी बात भी की, वही उसको हम बोलते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और वही हमारी क्रिएटिविटी है जो हमें यूनिक बनाती है। हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसा स्किल, कोई ना कोई ऐसा हुनर है जो उसको इस पूरी दुनिया में अपने आप में एक अलग पहचान बनाने का रास्ता देने का सामर्थ्य रखता है। तो आप अपने बच्चे में कमियां ना ढूंढिए, उसके अंदर अगर किसी भी तरीके की फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली अगर किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ ऐसी है जो औरों से थोड़ा सा उसको पीछे रखती है, तो उसको उसकी कमी मत बनाइए, उसको उसकी स्ट्रेंथ बनाइए। और आपके वर्ड्स, आपके शब्द किस तरीके से उसमें जान डाल सकते हैं, किस तरीके से उसको उठा सकते हैं लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ, यस वो काम आपको करना है। बिल्कुल। मैडम शैलजा, आपने जितनी भी बात कही है उसको अगर मैं कंक्लूड करने के लहजे में कहूँ, आप देखें अभी आप कुंभ में जाने की बात भी कर रही थी, अध्यात्म की भी आप बात करती हैं, स्वयं भी आप अध्यात्म में विश्वास रखती हैं। मेरा ये मानना है एट दिस एज स्टेज कि हर प्राणी अपने आप में यूनिक है। जी, होता क्या है, फिर भी एक भीतरी डंस हमें हर समय जो है वो कौंधता रहता है, हर समय हमारे को डसता रहता है कि हमें जो कुछ भी हम हैं
उससे बढ़कर कुछ और होना है। ये जो डंस है, ये अगर इस लेवल तक का हो कि मुझे अपने आप में स्वयं को पूर्ण समझ के फिर कोई प्रयास करना है, वो तो रहता है सकारात्मक। बिल्कुल लेकिन मुझे इवन यहाँ तक बात ख्याल आती है कि कबीर जी से किसी ने पूछा था कि अब तुम जबकि इतने ज्ञानी हो, अब अध्यात्म के लिए क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, मैं जैसा हूँ उसको स्वीकार करने में विश्वास रखता हूँ। बहुत अच्छी बात तो है। मेरा अंततः निष्कर्षतः ये कहने का प्रयास रहेगा, हम चाहे बात अभी बच्चों की कर रहे हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इस स्टेज पर ही ये बात समझा दें कि तुम अपने आप में यूनिक हो। एग्जैक्टली और एक्सेप्टेंस अपने लिए यस, जो हो जैसे हो, एक वंडरफुल क्रिएशन हो, एग्जैक्टली, उसको एक्सेप्ट कीजिए। यस, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज, अपना एक बेटर वर्जन बनने की कोशिश करना एक सही तरीका है जिंदगी जीने का। एग्जैक्टली, किसी दूसरे के साथ तुलना करके अपनी ओरिजिनलिटी को खराब मत कीजिए, और ना ही अपने बच्चे को उस तरीके के रास्ते पे जाने दीजिए कि उसके जैसे बनो। ये जो बात है ना, वो कहीं ना कहीं गलत है। उसके जैसे, किसके जैसे नहीं। आप अपने अंदर की एक जो यूनिकनेस है, जैसे सर ने भी बताया अभी, उसको एम्ब्रेस कीजिए, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कीजिए और अपना ही एक बेहतर वर्जन बनिए। दैट इज़ द ट्रू वे ऑफ लिविंग इन बैलेंस, इमोशनली, mentally, psychologically, in every manner, and contributing positively to this world. So यही हमारा एक उद्देश्य है Yes. इस पूरे प्रोग्राम का, कि हम एक बेटर वर्ल्ड जब चाहते हैं ना, तो वो बेटर वर्ल्ड सिर्फ कहने से या सोचने से नहीं आएगा, हमें खुद भी उसको जीना पड़ेगा। और हमारी जो न्यू जनरेशन, जो रूट्स से, जैसे हमने बताया कि अब जो जनरेशन आ रही है, उसको अगर हम संभाल लें, एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड ऑल्सो, तो शायद हम एक बेटर वर्ल्ड की रचना कर सकते हैं। देखिए, अंततः मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम कभी रुक के ये ज़रूर जानने का प्रयास करें कि हम किस और भागे जा रहे हैं। हाँ जी, खुद से पूछें कि अभागे कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस भाग दौड़ की दौड़ में रुककर स्वयं का अवलोकन करना, स्वयं की ताकत को, शक्ति को देखना और फिर आगे बढ़ना, ये शुरुआत से ही होना चाहिए। Exactly. तो मैं ये समझता हूँ आज के इस वार्तालाप में आपने बहुत अच्छे से इस बात को एम्फसाइज किया है। हम आने वाले लेक्चर में इससे आगे की सीरीज़ को पकड़कर बात शुरू करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you. बहुत बहुत आभार। आप आए, आपने समय निकाला और हमारे श्रोताओं को इस क्षेत्र में अधिक जागरूक करने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।